हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एमकॉम इग्नू का सब्जेक्ट IBO 2। ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय विपणन, स्थिति निर्धारण और सम्मिलन मीन्स इंटरनेशनल मार्केटिंग, ओरिएंटेशन एंड इन्वॉल्वमेंट। हम एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। पहले हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे और फिर हम सेल्फ असेसमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे, जैसे हम हर बार हर चैप्टर में करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बाजार चयन हेतु 4 मानदंडों का विवरण दीजिए। कि अगर हमें कोई मार्केट चूज़ करनी है तो उसमें से कौन से 4 मेजरमेंट होंगे। तो सबसे पहले है, बाजार चयन हेतु कोई संस्था सर्वप्रथम भौगोलिक समीपता को देखती है ताकि वह उत्पादों को जल्दी और अधिक प्रभावकारी ढंग से उस देश तक पहुंचा सके। तो जब हमें मार्केट चूज़ करनी होती है कि हमें कहाँ पे अपने माल को भेजना है, कहाँ से हम कहाँ पर हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हम देखते हैं कि भौगोलिक समीपता होनी चाहिए, उस देश के आसपास ही होना चाहिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी उत्पादकों को पहुंचाया जा सके और प्रभावकारी ढंग से हम उस देश तक अपने गुड्स को पहुंचा सके। दूसरा होता है बाजार क्षमता, कि बाज़ार की क्षमता कितनी है, बाज़ार में कितनी कैपेसिटी है, कितना हमें माल पहुंचाना है। अगर हमें लगता है कि क्षमता ज़्यादा होगी तो हम वहाँ पे बिजनेस करना पसंद करेंगे। थर्ड है, बाजार प्रवेश भी एक जरूरी मानदंड है, क्योंकि कुछ देशों में उत्पादों पर सीमा शुल्क जैसी रुकावटें हो सकती हैं। तो जो मार्केट में एंट्री मिलती है वो भी बहुत एक मेजरमेंट है, क्योंकि कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पर माल भेजते समय, अपने गुड्स को भेजते समय सीमा शुल्क लगता है, एक टैरिफ लगता है, तो उससे वो रुकावट पैदा होती है। और फोर्थ है, देश की बाज़ार की विशेषता है, कि जिस देश में हम अपने गुड्स को भेजना चाहते हैं उस बाज़ार की विशेषता क्या है, क्या वह हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मूल्य निर्धारण क्या होता है। मूल्य निर्धारण का अर्थ है उत्पादित उत्पाद, वस्तु या सेवा के लिए जाने वाले मूल्य का निर्धारण करना। कि ये होता है हमारा प्राइस फिक्सिंग। तो जो भी उत्पादित उत्पाद है, जो भी हमने जिस प्रोडक्ट को प्रोडक्शन किया है, जिस उत्पाद का, वस्तु या सेवा के लिए, या फिर कोई वस्तु या सेवा के लिए लिया जाने वाला, कि हम कितना उसके लिए पैसा लेना चाहते हैं, ये मूल्य निर्धारण होता है उस वस्तु का। किसी संस्था को यह निर्धारित करना होता है कि वह किसी विशेष उत्पाद के लिए क्या निर्धारित मूल्य लेगी। संस्था मूल्य निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखती है कि वह इतना मूल्य तो ज़रूर ले जिससे कि उसके समुद्र पार बाज़ारों में अपना माल आसानी से बेच सके। समुद्र पार मतलब दूसरे देशों में। सभी बाज़ारों के लिए या अलग अलग बाज़ारों के लिए अलग अलग मूल्य हो सकता है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि एक संस्था अमीर बाज़ार में उसी उत्पाद का मूल्य अधिक ले और गरीब बाज़ार में अपने लाभ कम करके मूल्य ले। तो जैसे होता है ना कि हमें अपनी गुड्स सेल करनी होती है, तो हमें लगता है कि कोई व्यक्ति गरीब है तो हम उससे कम मूल्य ले लेते हैं, और कोई अमीर है तो ज़्यादा ले लेते हैं। तो इसी तरह एक देश के लिए भी हो सकता है कि गरीब बाज़ार मतलब कोई, मान लो देश बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, तो वहाँ पे हम अपने प्रॉफिट को कम करके थोड़ा सा मूल्य कम कर दें। और अगर हमें लगता है कि कोई देश बहुत अमीर है, हमारे उत्पाद का मूल्य दे सकता है, तो उसमें हम अपने लाभों को ज़्यादा ले लें। थर्ड है, वितरण नीति का क्या अर्थ है। तो वितरण होता है डिस्ट्रीब्यूशन और विपणन होता है मार्केटिंग। ठीक है, तो हम अभी तक मार्केटिंग की बात कर रहे थे, अब हम पूछ रहे हैं कि वितरण क्या होता है। वितरण मूल्य, ठीक है, किसी भी चीज़ को जब हम दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आती है, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी भी बनाई जाती है। तो हम वितरण नीति की बात कर रहे हैं, तो आप इन दोनों वर्ड्स में कन्फ्यूज मत होइएगा। वितरण नीति का अर्थ है लक्षित बाज़ारों में सफलतापूर्वक अपना उत्पाद बेचना। किस देश में, किन बाज़ारों में हम अपना माल बेचना चाहते हैं, ये होता है वितरण नीति। वितरण नीति की मुख्य विशेषता यह होनी चाहिए कि सही समय पर सही उत्पाद उपलब्ध कराया जा सके, कि राइट टाइम पर राइट प्रोडक्ट हम उनको अवेलेबल करा दें। अतः इसमें वितरण माध्यम से संबंधित निर्णय लेना निहित होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियम क्या होगा, किस माध्यम से कनेक्टेड हम ये माल पहुँचाएँगे। वितरण तंत्र अलग अलग देशों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। वितरण माध्यम जितना छोटा होगा उतना ही संस्था व उपभोक्ता दोनों को लाभ होगा। ऐसा नहीं है कि आज हम गुड्स मंगा रहे हैं तो कई जगह से होता हुआ बहुत दिनों बाद आ रहा है। तो वितरण माध्यम क्या होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए। तो जितना छोटा होगा तो संस्था को भी और जो कंज्यूमर है उसको, दोनों को ही प्रॉफिट होगा। इसी दृष्टि से आजकल सुपरमार्केट और डिपार्टमेंटल स्टोर काफ़ी प्रचलित हैं। इसके अलावा यातायात की सुविधा भी वितरण नीति को प्रभावित करती है, कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसी है। अगर जितनी अच्छी होगी वितरण नीति भी उतनी ही प्रभावी होगी। जिस देश में जिस प्रकार के यातायात सुविधा उपलब्ध है, वितरण नीति का निर्धारण भी उसी के अनुसार होता है कि क्या वहाँ से
समुद्र के रास्ते गुड्स जाएंगे या एयरप्लेन में जाएंगी या फिर रोड्स के रास्ते जाएंगी। तो कई देशों की जो सीमाएं हैं वहाँ पे रोड्स तो नहीं होती हैं, तो कभी कभी समुद्र और वायु पर ही हम डिपेंड करते हैं, या फिर वो रेल के द्वारा भी पहुँचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है बहुकेंद्रित निर्धारण और केंद्रित निर्धारण में अंतर बताइए। बहुकेंद्रित यानी कि जहाँ उसमें कई सारे केंद्र हो, और एक केंद्रित यानी कि सेंट्रलाइजेशन, कहीं एक ही केंद्र हो, इसमें दोनों में क्या अंतर है। बहुकेंद्रित निर्धारण से तात्पर्य ऐसा निर्धारण जिसमें प्रत्येक बाजार को दूसरे से अलग माना जाता है तथा प्रत्येक संस्था अपने प्रत्येक बाजार के लिए अलग अलग नीतियाँ बनाती हैं। तो ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि पूरे विश्व को एक नहीं माना जाता, अलग अलग देश के लिए अलग अलग नीतियाँ बनाई जाती हैं। केंद्रित निर्धारण में निर्यात बाजार को घरेलू बाजार से अलग नहीं समझा जाता, बल्कि उसके उत्पादन की अधिकतम उत्पादन को खपाने के अर्थ में लिया जाता है। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय विपणन प्रक्रिया घरेलू ऑफिस के द्वारा ही नियंत्रित की जाती है। घरेलू ऑफिस मतलब घरेलू देश, और देश की कार्यवाहियाँ घरेलू ऑफिस में विकसित की जाती हैं। जबकि बहुकेंद्रित निर्धारण के अंतर्गत विदेशों में प्रत्येक बाजार में अपना ही कार्यालय बनाया जाता है जो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुकेंद्रित यानी कि सब देशों को अलग अलग माना जाएगा, सबके लिए अलग अलग नीतियाँ बनाई जाएंगी और हर देश में अलग अलग ऑफिसेस खोले जाएंगे। जबकि केंद्रित निर्धारण में जो हम दूसरे देशों में गुड्स भेजना चाहते हैं और अपने देश में हम पूरे उसको देश को ऐसी जगहों को सबको घरेलू मान लिया जाता है कि जो नीति हम अपने देश के लिए बना रहे हैं वही विदेश के लिए बनाई जाएंगी, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। ठीक है। और घरेलू ऑफिस यानी कि जो डोमेस्टिक कंट्री में हमारा ऑफिस होता है वहीं से हम काम को कर लेते हैं। तो केंद्रित में जो है वो पूरे विश्व को एक ही मान लिया जाता है और उसमें अपने डोमेस्टिक कंट्री से ही ऑफिस से काम किया जा सकता है। जबकि बहुकेंद्रित में पूरे विश्व को अलग अलग माना जाता है और जिस देश में जो परंपरा होती है, जो कानून व्यवस्था होती है, उसी हिसाब से काम किया जाता है। सबके लिए नीतियाँ अलग बनाई जाती हैं और सबके लिए ऑफिसेज भी हर जो कंट्री है उसमें खोले जाते हैं, उसमें सबको अलग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है भौगोलिक केंद्रित निर्धारण क्या होता है। भौगोलिक केंद्रित निर्धारण क्या है। तो भौगोलिक केंद्रित निर्धारण में पूरे विश्व को एक बाजार के रूप में माना जाता है। देखो, जब भी केंद्रित हो तो पूरे विश्व को एक बाजार, एक गांव के रूप में मान लिया जाता है, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। और जो बहुकेंद्रित होता है उसमें सबको अलग अलग माना जाता है। जैसे बहुराष्ट्रीय हमने पढ़ा था तो अलग अलग राष्ट्र को हमने अलग अलग माना था, जबकि जो वैसे था अंतर्राष्ट्रीय उसमें हमने पूरे विश्व को एक गाँव, एक ही यूनिट मान लिया था। एक संस्था जो भौगोलिक केंद्रित निर्धारण को अपनाती है वैश्विक नीतियाँ विकसित करती है। तो जो भौगोलिक केंद्रित निर्धारण को अपनाएगी कोई भी संस्था तो पूरे विश्व को एक मानेगी और उसके लिए वैश्विक नीतियाँ एक ही विकसित की जाएंगी तथा उन्हें घरेलू बाज़ारों में भी लागू करेंगी। तो जो अपने देश में चल रहा है वही दूसरे देशों में भी लागू होगा। घरेलू बाज़ार मतलब अपना खुद का देश और वैश्विक नीतियाँ मतलब पूरे विश्व के लिए। तो एक ही नीतियाँ मतलब सेम ही नीतियाँ बनाई जाती हैं घरेलू बाज़ार के लिए भी और वैश्विक बाज़ार के लिए भी। इस अवधारणा के अंतर्गत आदर्श उत्पाद रेखाओं का विकास किया जाता है और मूल्यों का निर्धारण वैश्विक स्तर पर किया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो चीज़ हम अपने देश में कर रहे हैं बस उसे विदेशों में भी वही लागू करना है। तो सबके लिए जो मूल्य निर्धारण होगा पूरे विश्व को देखते हुए रखा जाएगा। वितरण की वैश्विक श्रृंखला स्थापित की जाती है। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जहाँ से चीज़ों को पहुँचाया जाएगा कंज्यूमर्स तक, उसके लिए वैश्विक श्रृंखला स्थापित की जाती है। एक ग्लोबलाइजेशन सीरीज़ बना ली जाती है तथा विश्व के किसी भी देश के लिए व्यक्तिगत विपणन की व्यवस्था की जाती है कि कोई भी देश अगर विश्व में हमसे कोई गुड्स मंगा रहा है तो हम व्यक्तिगत विपणन की व्यवस्था की जाएगी, उसको इंडिविजुअली भेज दिया जाएगा, लेकिन जो नीतियाँ होंगी वो पूरे विश्व के लिए एक जैसी ही होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है कुछ ऐसी भारतीय संस्थाओं के उदाहरण दीजिए जिन्होंने उच्च विपणन को अपनाया है। उच्च मतलब यानी कि हाई मार्केटिंग, जिन्होंने अपनी गुड्स को सेल करने के लिए हाई मार्केटिंग की है, उच्च लेवल पर मार्केटिंग की है। तो ऐसी संस्थाओं के नाम देने हैं जो भारतीय हों। तो ऐसी भारतीय संस्था जिन्होंने उच्च वितरण को अपनाया है उसमें है हांगयुंग खिलौने, टोयोटास और इलास इंटरनेशनल। ये आपको संस्थाओं के नाम याद रखने होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है किसी भारतीय फर्म द्वारा रेडीमेड वस्त्र, कार, फलों का रस, फ्रिज और टेक्सटाइल मशीनरी का निर्यात करने में घरेलू विपणन की अपेक्षा विदेशी विपणन में
विदेशी बाजार में विपणन के लिए किन परिवर्तनों की आवश्यकता है, उचित उदाहरण देकर विस्तार से समझाइए। तो पहले एक बार क्वेश्चन को ठीक से समझ लीजिए। कोई भारतीय फर्म है, उसके द्वारा कोई वो रेडीमेड वस्त्र बनाती है, कार बनाती है, फलों का रस, फ्रिज या टेक्सटाइल मशीनें आदि बनाती हैं और उनको निर्यात करना है, दूसरे देश में एक्सपोर्ट करना है। उनके लिए घरेलू विपणन की अपेक्षा विदेशी बाजार में विपणन के लिए घरेलू विपणन, जैसे कि अपने डोमेस्टिक मार्केटिंग, उसकी जगह वो विदेशी बाजार में विपणन, जो भी हमारी दूसरे देशों के जो मार्केट हैं उसमें मार्केटिंग करने के लिए किन परिवर्तनों की आवश्यकता है। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो डोमेस्टिक मार्केटिंग में चल जाती हैं, लेकिन अगर हम अलग देशों में बिजनेस करते हैं तो उसमें वो मार्केटिंग नहीं चल पाती, उनमें कुछ परिवर्तन करने होते हैं। उचित उदाहरण देकर विस्तार से समझाइए। तो विपणनकर्ता जो मार्केटिंग कर रहा है उसको विपणन की नीतियाँ प्रत्येक देश के अनुरूप बनानी पड़ती है, क्योंकि प्रत्येक देश में रीति रिवाज, फैशन, आवश्यकताएं आदि अलग अलग है। मान लो हम सबसे पहले रेडीमेड वस्त्र को लेते हैं, उसको उदाहरण सहित बताएंगे। रेडीमेड वस्त्रों को घरेलू बाजार की अपेक्षा यदि विदेशी बाजार में बेचना है तो उन्हें वहाँ के लोगों की पसंद, रुचि के अनुसार वस्त्रों की डिज़ाइन करना होगा, क्योंकि हर देश का जो पहनावा होता है वो अलग अलग होता है। तो इसके हिसाब से ऐसा नहीं है कि हमारे देश में साड़ीज़ और सूट्स वगैरह ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, तो हम जब दूसरे देशों में भेजेंगे अपने गुड्स को तो देखेंगे कि वहाँ क्या पहना जाता है। वहाँ पे अगर जो लेडीज़ हैं जीन्स टॉप पहनती हैं तो उसी हिसाब से वहाँ पर उनको वहाँ के लोगों की पसंद, रुचि के अनुसार अपने वस्त्रों को डिज़ाइन करना पड़ता है। इसके अलावा वहाँ के बाज़ार प्रतिस्पर्धा का भी ध्यान रखना पड़ता है कि वहाँ पे जो हमें मार्केट में कौन कौन सा कंपटीशन हमें देखने को मिलेगा। उदाहरण के लिए मार्क ग्लोबल संस्था जो वस्त्र उद्योग करती है, उसने पाया कि जर्मनी में भारतीय वस्त्र कम मूल्यों पर वाले भाग में रखे जाते हैं। तो जो पर ग्लोबल संस्था है ये बनाती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है वो, तो उसने क्या देखा कि जर्मनी में जो भारतीय वस्त्र हैं ना, इंडियन जो क्लोथ्स हैं, उनको कम मूल्य वाले भाग में रखा जाता है। तो उसने अमेरिकी कंपनियों से के अधिक मूल्य वाले भाग में, तो वहीं जर्मनी में तो कम मूल्य वाले भाग में रखा जाता है, जबकि अमेरिकी कंपनियों में भारतीय वस्त्रों को अधिक मूल्य वाले भाग में रखा जाता है, जिसमें प्रतिस्पर्धा में अग्रणी थे, क्योंकि जर्मनी और अमेरिका में प्रतिस्पर्धा भी है। तो उनके पास टीम भेजकर उन्हें फैशन टेक्निक को सिखवाया और जर्मनी में उसी दर्ज पर एक खुदरा मूल्य दुकान डिज़ाइंड इन यूएस स्थापित कर दी। तो फिर क्या हुआ कि इस कंपनी ने अपनी एक टीम भेजी और वहाँ पे उसको फैशन टेक्निक वहाँ की सिखवाई, और जर्मनी में क्योंकि हमारे भारतीय वस्त्र को वहाँ पे कम मूल्य वाले उसमें रखा जाता है, तो वहाँ पे एक खुदरा मतलब जो रिटेल होती है ना, तो खुदरा रिटेल प्राइस वाली दुकान एक डिज़ाइन की और डिज़ाइन इन यूएस स्थापित कर दी और वहाँ पे अपने भारतीय वस्त्रों को रख दिया। अगर हम फलों के रस की बात करते हैं तो जिस प्रकार के देश विदेश के फैशन के तौर तरीके अलग होते हैं, उसी प्रकार टेस्ट में भी अंतर पाया जाता है, जिन्हें देश के अनुसार बनाना पड़ता है। इसके अलावा उत्पाद की पैकिंग आदि भी देश के अनुरूप ही करवानी पड़ती है। इसके लिए ज़रूरी है कि विपणनकर्ता मीन्स मार्केटिंग ऑफिसर है वो शोध द्वारा देश के वातावरण, शोध मतलब रिसर्च करें वहाँ पर जाके कि देश का वातावरण कैसा है, रुचि कैसी है, फैशन, स्वाद आदि को पहचान कर उत्पाद को उसी अनुरूप बनाया जाता है। ठीक है, तो सब लोगों का टेस्ट अलग अलग होता है, तो अपनी टीम भेजनी पड़ती है, वहाँ पे रिसर्च करवाना पड़ता है और उसी के अनुसार उत्पाद को बनाकर भेजना पड़ता है, क्योंकि अगर उनके अनुसार नहीं होगा तो वहाँ पे गुड्स को सेल नहीं कर पाएंगे। अगर फ्रिज और टेक्सटाइल मशीनरी की बात करें तो फ्रिज और टेक्सटाइल मशीनरी में बदलाव की खास ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सामान्यतः आदर्श रूप में ही पाए जाते हैं। जैसे फ्रिज हमारे इंडिया में चाहिए वैसा ही अमेरिका, जर्मनी वगैरह में भी होता है, तो इसमें ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक भारतीय संस्था लौह अयस्क गहने, रेफ्रिजरेटर, ब्लेड और मसालों का निर्यात करना चाहती है। EPRG फ्रेमवर्क के लिए किस निर्धारण को अपनाकर संस्था बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकती है? अपने उत्तर में कारण भी दीजिए। आंसर है विभिन्न उत्पादकों के लिए संस्था को निम्नलिखित EPRG फ्रेमवर्क को अपनाना चाहिए। EPRG मतलब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें क्या है, लौह अयस्क की बात करें हम, अगर आयरन वगैरह की बात करें तो लौह अयस्क के लिए परंपरागत केंद्रीकरण को अपनाना चाहिए। केंद्रीकरण में समूह गतिविधियों के संचालन को द्वितीय गतिविधि मानकर अतिरिक्त उत्पादन का निर्यात किया जाता है। समुद्र पार के बाजारों एजेंट का निर्यात द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय खंड के द्वारा ही किया जाता है।
तो देखिए, इसको लौह अयस्क के परंपरागत केंद्रीकरण को अपनाना चाहिए, जैसे कि चलता आ रहा है ट्रेडिशनल, उसी को अपनाना चाहिए। केंद्रीकरण में समूह गतिविधियों के संचालन को, जो भी समूह गतिविधि होती है कि किस तरह से वहाँ पर भेजा जाएगा, तो उसके संचालन को द्वितीय गतिविधि मानकर अतिरिक्त उत्पाद का निर्यात किया जाता है। तो केंद्रीकरण में समूह गतिविधियों के संचालन को द्वितीय गतिविधि माना जाता है और उसके जो अतिरिक्त उत्पादन है ना, उसका निर्यात किया जाता है। तो समुद्र पार यानी कि दूसरे देशों में बाज़ारों में एजेंट का निर्यात द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय खंड द्वारा ही किया जाता है। तो समुद्र पार के बाज़ारों में निर्यात एजेंट के द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय खंड के द्वारा ही किया जाता है। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा कि समुद्र पार के बाज़ारों, एजेंट नहीं है ये, समुद्र पार के बाज़ारों में एजेंट के द्वारा निर्यात किया जाता है या फिर अंतर्राष्ट्रीय खंड के द्वारा निर्यात किया जाता है। भारतीय संस्था के संदर्भ इसमें जोखिम कम से कम होता है। अगर हम भारतीय संस्था के संदर्भ में की बात करें तो इसमें जोखिम कम से कम होता है। फर्म समुद्र पार व्यापार में ज़्यादा निवेश नहीं करती। लौह अयस्क ऐसा उत्पाद है जो सभी बाज़ारों में एक रूप में विकल्प दे कर सत्ता देशों के अनुसार इसमें परिवर्तन करने की भी खास ज़रूरत नहीं होती। तो लौह अयस्क एक ऐसा उत्पाद है जो सभी बाज़ारों में होता है, सभी बाज़ारों में इसका विकल्प होता है, सभी बाज़ारों को इसकी ज़रूरत होती है, तो ज़्यादा इसमें परिवर्तन की नीड नहीं होती। क्योंकि लोहा अयस्क को हम मतलब एक आयरन है ना, वो लोहा है, तो सभी बाज़ारों में एक जैसे ही रूप की ज़रूरत होती है। ऐसा बहुत चेंजेस करके कोई डिज़ाइनर इसको नहीं बनाया जाता, क्योंकि एक सिंपल सा एक लोहा अयस्क एक मेटल है ये। अगर हम बात करते हैं गहनों की, तो गहनों को निर्यात करने की स्थिति में बहुकेंद्रित फ्रेमवर्क को अपनाना चाहिए, क्योंकि हर देश का ट्रेडिशन अलग होता है, गहनों का डिज़ाइन अलग होता है। तो बहुकेंद्रीकरण निर्धारण में विभिन्न बाज़ारों की भिन्नता को पहचाना जाता है। गहनों के लिए प्रत्येक विदेशी बाज़ार अलग अलग होता है। भारतीय संस्था को विदेशी बाज़ारों में उप संस्थाएँ खोल देनी चाहिए तथा प्रत्येक उप संस्था स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी। गहनों को विदेशी बाज़ारों की दशाओं के अनुसार ही बनाना चाहिए, क्योंकि जो गहने हमारे इंडिया में चलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसी टाइप के गहने विदेशों में भी पहने जाएं। सबका कल्चर अलग अलग होता है, तो इसलिए गहने बनाते समय विभिन्न बाज़ारों में, जहाँ पे जिन देशों में हम गहने बेचना चाहते हैं, वहाँ पे अब सब ऑफिसेस खोल देने चाहिए, उप संस्थाएँ खोल देनी चाहिए, और वहाँ पे जो ट्रेडिशन है उसी हिसाब से गहनों को डिज़ाइन करना चाहिए। अगर बात आती है रेफ्रिजरेटर और रेज़र ब्लेड की, तो इन उत्पादकों के लिए भौगोलिक केंद्रित निर्धारण को अपनाना चाहिए। इनके लिए पूरे विश्व को एक बाज़ार की भांति मानना चाहिए। ये उत्पाद आदर्श उत्पाद है, इनमें किसी बदलाव की ज़रूरत नहीं है। जैसा रेफ्रिजरेटर दिल्ली में चलता है, इंडिया में चलता है, वैसा ही दूसरे देशों में भी चलता है। इसी तरह रेज़र ब्लेड के लिए कोई अलग से बदलाव की ज़रूरत नहीं है। पूरे इसमें केंद्रीकरण को अपनाना चाहिए, पूरे विश्व को एक बाज़ार की तरह से मान लेना चाहिए। अब बात करते हैं हम स्पाइसेस मीन्स मसालों की। मसालों के लिए क्षेत्रीय निर्धारण को अपनाना चाहिए। जरूरी सामान्य विशेषताओं के साथ एक विशिष्ट क्षेत्र को एक बाज़ार की दृष्टि से देखा जाता है। उदाहरण के लिए यूरोपीय बाज़ार मसालों के लिए एक समान विपणन विशेषता रखता है। तो जैसे पूरा यूरोप है, तो पूरे यूरोप में लगभग सभी का एक जैसा टेस्ट होता है मसालों के लिए, तो उसके लिए एक समान वितरण व्यवस्था रखता है। इसी प्रकार एक अन्य बाज़ार अफ्रीका है, तो अफ्रीका में अलग अलग तरह के अफ्रीका के जो लोग हैं उनका टेस्ट अलग होगा मसालों के लिए, जिसे भारतीय संस्था एक बाज़ार के रूप में देखती हैं। तो जैसे अफ्रीका बाज़ार के लिए अलग तरह के स्पाइसेस, उनका टेस्ट अलग है, यूरोप के लिए अलग और एशिया के लिए अलग। ठीक है, तो सबके टेस्ट अलग होते हैं। जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, लेकिन दूसरे देशों के लोग इतना स्पाइसी फूड शायद नहीं खाते हैं, तो उसके हिसाब से उनको वहाँ पर उसकी वो रखनी चाहिए कि किस तरह से हमें इसे सेल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या आप सोचते हैं कि भारतीय कंपनियां पर्याप्त घरेलू और बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का उत्तर दे पा रही हैं और उसके अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय विपणन नीतियों में नवीनीकरण कर पा रही हैं? विस्तार से उत्तर दीजिए। तो हमें क्या लगता है कि हमारी जो भारतीय कंपनी है अपने डोमेस्टिक और जो बाहरी वातावरण है, दूसरे देश है, उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, क्या हम उसे आंसर दे पा रहे हैं, उनसे उसका सामना कर पा रहे हैं, और उसके अनुरूप विपणन की नीतियों में क्या हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, कोई नवीनीकरण ला रहे हैं? इसका उत्तर हमें समझाना है। तो आंसर है हाँ, मेरे विचार से भारतीय कंपनियां पर्याप्त घरेलू और बाहरी वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का उत्तर दे पा रही हैं तथा उसके अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय विपणन नीतियों में नवीनीकरण कर पा रही हैं। इसे इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है, जैसे वैश्विक व्यापार। बहुत सी भारतीय कंपनियां वैश्विक बन चुकी हैं। ठीक है, पूरे विश्व में हमने अपनी संस्थाएँ खोल रखी हैं। बहुत सी संस्थाएं जो पूरी तरीके से घरेलू बाज़ारों में लगी हैं, वे अपना ध्यान अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों पर भी लगा रही हैं। उदाहरण के लिए रैनबैक्सी लैब ने मध्य पूर्व एशिया में अपना स्थान बना लिया है। रैनबैक्सी एक नियुक्ति देने वाली संस्था है, नियुक्ति देती है दूसरे लोगों को। उसने भी जो अमेरिका में कार्यरत है,
उससे अधिकारियों का कार्य के लिए न केवल विश्व के लिए बल्कि भारत के लिए भी ले रही है। ठीक है, तो पूरे विश्व को इसमें बाजार एक मान लिया गया है और जो सारी नीतियाँ सभी देशों में एक समान होती है उससे वो वहाँ पर कार्य कर रही है। दूसरा भारतीय कंपनियों ने क्या अपनाया है? लचीलापन। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी। भारतीय संस्थाएं लचीलेपन की अवधारणा को अपना रही हैं। वे विदेशी बाजारों में प्रवेश करने के लिए बहुमुखी प्रस्तावों का प्रयोग कर रही हैं। वे केवल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्यात पर ही अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर रही, अपितु वे समुद्र पार के निर्माताओं से नीतिगत गठबंधन भी कर रही हैं। अब वो नहीं ये नहीं देख रही कि सिर्फ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बस हमें निर्यात करना है, एक्सपोर्ट करना है, ऐसा नहीं है। वो जो दूसरे देश के निर्माता हैं, उनके प्रोड्यूसर हैं, उनकी नीतिगत गठबंधन भी कर रही है, यानी कि उनकी नीतियों को भी अपना रही हैं और उसके साथ कोलैबोरेशन कर रही हैं। उदाहरण के लिए एक जाने माने उद्योग अरविंद मिल्स केवल भारत से सीधे निर्यात न करके अमेरिका, ब्रिटेन और हांगकांग में अपने विपणन कार्यालयों के माध्यम से तथा जर्मनी के साथ मिलकर श्रीलंका और मॉरिशस में निर्माण का कार्य कर के अपना माल बेच रही है। तो कोलैबोरेशन कर लिया, जैसे कि भारत में जो अरविंद मिल्स है वो अमेरिका, ब्रिटेन और हांगकांग में अपने विपणन कार्यालय में, मतलब जो उनके मार्केटिंग ऑफिस है उनके माध्यम से काम कर रहे हैं। और जर्मनी के साथ उन्होंने मिलकर श्रीलंका और मॉरिशस में जो भी उनको अपने मिल्स से गुड्स भेजने हैं उनके साथ मिलकर काम कर रही हैं, इनकी कोलैबोरेशन हो गया है। तो हमने थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी अपना रखी है। तीसरा है अवसरों को भुनाना, यानी कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको ग्रैब करना। तो भारतीय संस्थाएं सचेत रहकर विदेशों में प्राप्त अवसरों को भी पकड़कर लाभ कमा रही हैं। इसका उदाहरण भारत की एक संस्था गोकुल दास एक्सपोर्ट है, जिसने अमेरिकी संस्था लेविस स्ट्रेस को उस समय पकड़ा जब चीन में डेनिम की आपूर्ति बंद हो गई थी। तो चीन से डेनिम की आपूर्ति बंद हो गई। डेनिम एक टेक्सटाइल वो होता है, क्लॉथ होता है। तो इसमें क्या हुआ कि उस समय गोकुलदास एक्सपोर्ट है, उसने अमेरिकी संस्था लेविस स्ट्रेस को ट्रेस किया उस समय जब चीन से डेनिम की सप्लाई बंद हो गई। ऐसे में भारतीय संस्था ने 8 सप्ताह में, यानी कि 2 महीने में 1,50,000 शर्ट का ऑर्डर पूरा करके इस अवसर से बाज़ार में अपना प्रवेश किया। उन्होंने कहा चीन से तो आ नहीं रहा है, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, ग्रैब किया इस मौके को और 1,50,000 शर्ट का ऑर्डर पूरा कर दिया और उसमें अपनी एक अच्छी पकड़ बना ली, अपना एक अच्छा स्थान बना लिया। फोर्थ है रचनात्मकता। विपणन एक कला है, मार्केटिंग एक आर्ट होती है जिसका आधार रचनात्मकता है। भारतीय कंपनियों ने समुद्र पार के देशों में जहाँ जटिल प्रतिस्पर्धा है, दूसरे देशों में तो बहुत हाई कंपटीशन है, तो वहाँ पर अपने रचनात्मक विपणन से मांगों में वृद्धि की कि उनका जो एक आर्ट था ना उसको अपनाया और अपनी मार्केटिंग की बढ़िया सी, और वहाँ पे जो अपने बनाई हुई गुड्स की डिमांड को इंक्रीज़ किया। भारत की डाबर संस्था जो आयुर्वेदिक उत्पादों का व्यवसाय करती है, विदेशों में च्यवनप्राश को बेचने के लिए उसे ब्रेड पर लगाने वाले उत्पाद की तरह प्रचलित किया। जैसे कई लोग ब्रेड पे जैम लगाते हैं, बटर लगाते हैं, शहद भी लगाते हैं। तो उन्होंने क्या करा कि हमारे देश में तो च्यवनप्राश ऐसे ही खाते हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि वो इस तरह से उनको खाने की हैबिट नहीं है, तो उन्होंने उसे ऐसे पेश किया कि जैसे जैम लगाते हैं इसी तरह च्यवनप्राश को भी ब्रेड पर लगाकर खाया जाता है। तो इन्होंने नई क्रिएटिविटी ली, लोगों को पसंद आई और उनकी गुड्स की डिमांड इंक्रीज़ हो गई। फिफ्थ है पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति सजगता। जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं ना, उसके लिए भी सजग रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। तो भारतीय निर्यातकों ने क्षेत्रीय व्यापारिक संगठनों की भूमिका को महसूस किया तथा उन्हीं के अनुरूप अपनी व्यापारिक नीतियों को ढाला। उन्होंने क्षेत्रीय व्यापारिक संगठन के एक सदस्य देश अपने ऑफिस स्थापित किए ताकि अन्य सदस्य देशों में बाजारों का लाभ उठा सके। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, क्षेत्रीय व्यापारिक संगठन के लिए एक सदस्य देश में जिसमें वो गुड्स को भेजते थे उस देश में अपने ऑफिसेस लगा लिए, और जो भी अन्य सदस्य देश थे उनमें उन्होंने निगाह रखी और वहाँ के जो बाज़ार हैं उनमें अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और उसके लाभ उठाए। उदाहरण के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कार बनाते हैं, उन्होंने ग्रीस में जीप की समायोजन फैक्ट्री लगाई। ठीक है, तो ग्रीस में जीप की ज़्यादा डिमांड है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने वहाँ पर ही एक अपनी फैक्ट्री लगा ली। इसी प्रकार सिंथेटिक उत्पादों व रसायनों के दुष्प्रभाव देखते हुए कई भारतीय संस्थाओं ने अपने आयुर्वेदिक सौंदर्य प्रसाधनों, साबुनों, आयुर्वेदिक दवाओं और स्वास्थ्य उत्पादों को समुद्र पार बाजार में उतारा। तो जो सिंथेटिक उत्पाद होते हैं ना, सिंथेटिक होते हैं मैनमेड, ठीक है, होते हैं प्राकृतिक, जो नेचुरल होते हैं, जो नेचर ने दिए होते हैं। तो जो मैनमेड उत्पाद हैं या रसायन हैं, उन्होंने कहा कि केमिकल हैं और मैनमेड जो उत्पाद हैं वो थोड़े से दुष्प्रभाव होते हैं, उनके इतने बढ़िया नहीं होते। तो उन्होंने क्या करा, कई संस्थाओं ने अपने आयुर्वेद सौंदर्य प्रसाधन, यानी कि जो आयुर्वेदिक होते हैं ना, जो कॉस्मेटिक्स होते हैं उसमें, और या जो साबुन है या उनकी दवाएं हैं, आयुर्वेदिक दवाएं और स्वास्थ्य उत्पादों को समुद्र पार बाजार में उतारा। तो उन्होंने कहा कि सिंथेटिक उत्पाद और
केमिकल तो थोड़े से दुष्प्रभावी होते हैं, बुरा इफेक्ट डालते हैं, तो उन्होंने आयुर्वेदिक डाल दिया इन सभी में, कॉस्मेटिक्स में भी, साबुनों में भी, दवाओं में भी। तो इस बात को भी उन्होंने ग्रैब किया। उन्होंने देखा कि जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं उसके प्रति लोग सजग रहे, केमिकल को छोड़ के उन्होंने आयुर्वेद को अपना लिया। 6 है दीर्घ भविष्य के लिए काम करना, क्योंकि कोई भी काम किया जाता है, कोई भी कंपनी खोली जाती है तो ये देखा जाता है कि लॉन्ग टाइम तक वो काम करती रहेगी। तो भारतीय संस्थाओं ने ये महसूस किया कि निर्यात एक बार किया जाने वाला व्यवहार नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आप अपने देश में बेचते हो तो बार बार बिक्री करना चाहोगे, ऐसा तो नहीं ना कि एक ही बार बिक्री कर दी। तो दूसरे देशों में उसी को निर्यात कहा जाता है कि भाई निर्यात कर रहे हैं। अपने देश में जो चीज़ बिक्री होती है वही दूसरे देश में निर्यात होती है। तो निर्यात एक बार तो करना नहीं है, बार बार करना होता है, बल्कि यह संस्थाओं के बीच में लंबे समय तक चलने वाला एक रिलेशन होता है। इसलिए कई संस्थाओं ने तुरंत लाभ न कमाकर लंबे समय तक मिलने वाले लाभों की शर्तों पर काम किया। तो कई बार ये होता है कि नई नई कंपनी खुली है तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रखा जाता, तुरंत लाभ ना कमाकर भी पहले प्रॉफिट कम लो, जब मार्केट में अपना स्टैंड हो जाओ, अपना नाम कमा लो, तो फिर थोड़े से लाभ को बढ़ा दिया जाता है। तो तुरंत लाभ ना कमाकर लंबे समय तक मिलने वाले लाभों की शर्तों पर काम किया कि अगर हम ज़्यादा प्रॉफिट रखेंगे तो हमें मार्केट से आउट होना पड़ेगा, इससे बेटर है कि हम थोड़े से लाभ कम कमाएं और लंबे समय तक मार्केट में चलते रहें। फिर है बाजार शोध मीन्स मार्केट रिसर्च। भारतीय संस्थाओं ने बाजार शोध के महत्व को समझा। वे आज बाजार शोध के द्वारा अपने उत्पादों में विशिष्ट परिवर्तन करके उन्हें विदेशी बाज़ारों में बेचती है। तो हमने थोड़े से चेंजेस किए, क्योंकि सब जगह का जो माहौल होता है, एनवायरनमेंट होता है, थोड़ा अलग होता है। तो उन्होंने थोड़े से विशिष्ट परिवर्तन किए, स्पेशल चेंजेस करके विदेशी बाज़ारों में बेचा तथा जटिल प्रतिस्पर्धा का सामना किया, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन है, डोमेस्टिक में भी और इंटरनेशनली भी। तो अगर जटिल प्रतिस्पर्धा का सामना करना था तो उन्होंने क्या करा, अपने उत्पादों में विशिष्ट परिवर्तन किए और विदेशी बाज़ारों में उसे बेचा। फिर है मूल्य निर्धारण, प्राइस फिक्सिंग कैसे होता है। आज संस्थाएं अपनी परंपरागत निर्यात वस्तु में निरंतर नई विधियां जोड़ने में बढ़ावा दे रही हैं। इस प्रकार की रणनीति में बड़े उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा नज़रअंदाज किया जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय चमड़ा निर्यातक अब लगातार चमड़े के बने वस्त्र, जूते तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं जैसे दस्तकारों जो होते हैं ना, हैंडमेड चीज़ें होती हैं, आदि सदृश मूल्य निर्धारक वस्तु में अपने पैर जमा रही हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि जो बड़े बड़े उत्पादक हैं उनसे कंपटीशन करने से बेटर है कि अपनी क्वालिटी को बेटर करो, ठीक है। बड़े उत्पादकों से कंपटीशन ना करके अपने गुड्स को ऐसे रखो कि उनका मूल्य निर्धारण ऐसे करो कि वो बाज़ार में टिक पाए, ठीक है। तो बड़े बड़े जो उत्पादक होते हैं उनसे कंपटीशन करेंगे तो उनके लेवल का हमें खर्च भी करना पड़ेगा अपनी गुड्स को बनाने के लिए, और एडवर्टाइजिंग भी करनी पड़ेगी जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, जिससे कि लाभ कम हो जाएंगे। तो बेटर है कि थोड़ा थोड़ा अपने प्राइस को कम रखो और थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहो, जिससे कि अपना स्थान बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है EPRG निर्धारणों पर टिप्पणी लिखिए। तो ये है EPRG मतलब वही एक्सपेंडेड प्रोड्यूसर रिक्वायरमेंट, क्या बताया था मैंने आपको, मुझे याद नहीं है EPRG की फुल फॉर्म। तो ये एक्सपेंडेड प्रोड्यूसर करके कुछ है। तो किसी भी संस्था को समुद्र पार व्यापार करने के लिए एक निर्धारण को चुनना होता है कि किस तरह से वो दूसरे देशों में बिजनेस करेगी और उसी के अनुसार अपने व्यापार का संचालन करना होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में निर्धारण 4 प्रकार के हैं जिन्हें संस्था अपने व्यापार के विस्तार व प्रकृति के आधार पर चुनती है। तो वो किस प्रकार है, क्योंकि किसी भी अगर हम संस्था को दूसरे देशों में बिजनेस करना होता है तो कई तरह के निर्धारण होते हैं, उनमें से एक को चुनना है। तो ये है सबसे पहले पारंपरिक केंद्रीकरण। पारंपरिक केंद्रीकरण निर्धारण में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को द्वितीय प्राथमिकता दी जाती है तथा इसे घरेलू उत्पादन की अधिकता को खपाने के अर्थ में ही लिया जाता है। इस पारंपरिक केंद्रीकरण के अनुसार क्या होता है कि अगर इंटरनेशनल बिजनेस हमें करना है तो उसको द्वितीय प्राथमिकता देंगे। सबसे पहले अपने देश को प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि पारंपरिक यानी कि ट्रेडिशनली क्या है कि पहले अपने घर को पूरा करो, उनकी मांगों को पूरा करो, फिर हम दूसरों को देते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि पहले हम अपनी घरेलू मांगों को पूरा करेंगे, घरेलू उत्पादन की अधिकता को, जब उसमें से बचेगा जो अधिक होगा उसको खपाने के लिए हम दूसरे देशों में गुड्स को भेजेंगे। इस प्रकार के निर्धारण में अंतर्राष्ट्रीय विपणन प्रक्रिया ज़्यादातर घरेलू ऑफिस द्वारा ही नियंत्रित की जाती है तथा विदेशी कार्यवाहियाँ घरेलू ऑफिस से ही विकसित की जाती हैं। तो अपनी कंट्री में, अपने डोमेस्टिक में ही उसकी संस्था खोली जाती है। संस्था का समुद्र पार का विपणन निर्यात विभाग द्वारा देखा जाता है।
कृषि कार्य में यह घरेलू ऑफिस से ही विकसित की जाती हैं। संस्था का समुद्र पार का विपणन निर्यात विभाग द्वारा देखा जाता है कि जो भी एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट होता है ना, वो उसकी मार्केटिंग को देखता है। अंतर्राष्ट्रीय विपणन के लिए तैयार की गई नियमावलियाँ और प्रविधियाँ कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जो भी प्रोसेसेस हैं, उनको घरेलू बाजार में लागू होने वाली प्रविधियों के समान ही देखा जाता है। तो पूरे विश्व को एक बाजार मान लिया जाता है और जो अपने देश में चल रहा है उसी के हिसाब से वैश्वीकरण में भी उन्हीं नीतियों को अपनाया जाता है। और इसमें बाजार शोध बहुत कम किया जाता है, मार्केट रिसर्च बहुत कम किया जाता है। इस प्रकार की संस्थाएं निर्यात अभिक्रेता पर ही पूरी तरह से आधारित होती हैं। तो जो संस्थाएं हैं वो निर्यात अभिकर्ता यानी कि जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है उसी पर पूरी तरह से आधारित होती हैं तथा उनका विक्रय बल भी घरेलू देश से ही लिया गया होता है और प्रशिक्षित होता है। जो विक्रय बल यानी कि जो भी सेलिंग उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो जैसे अपने देश में चल रहा है उसी से लेते हैं और वहीं पे उसको ट्रेनिंग की जाती है। कोई स्पेशल आइटम नहीं दी जाती। पहले अपने देश का काम पूरा करो, उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो दूसरे देशों में भेज दो। सेकंड है बहुकेंद्रीकरण निर्धारण। इसमें हमने पहले भी पढ़ा था बहुकेंद्रीकरण यानी कि हर देश के लिए अलग अलग। तो बहुकेंद्रीय निर्धारण पारंपरिक केंद्रीकरण से बिल्कुल विपरीत है। इस निर्धारण में संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय विपणन प्रक्रियाओं को एक देश में दूसरे देश के बीच व्यवस्थित करती हैं। एक देश में कुछ और विपणन प्रक्रियाएं होंगी, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होंगी और दूसरे देश में कोई और होंगी। सभी समुद्र पार बाजारों में कार्यालय स्थापित किए जाते हैं। सभी जो भी दूसरे देश हैं वहाँ पे अपने अपने ऑफिसेज खोले जाते हैं ताकि व्यापार का संचालन वहीं से ढंग से पूरा किया जा सके तथा प्रत्येक देश को एक अलग सत्ता के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ये मान के चला जाता है कि ये देश अलग है, इसके लिए अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको हम फॉलो करेंगे और इनके लिए अलग तरीके से हम वहाँ पर अपने गुड्स को सेल करेंगे और दूसरा देश अलग है तो उसके लिए अलग करेंगे। सभी सह कार्यालयों यानी कि जो भी ऑफिसेज की ब्रांचेज होती है उनके लिए उनकी अपनी उद्देश्यवन योजना बनाती है। मान लो अमेरिका के लिए कोई और योजना बनेगी, उनका कुछ और उद्देश्य होगा, जर्मनी के लिए कुछ और, रशिया के लिए कुछ और। बाजार शोध भी स्वतंत्र रूप से किया जाता है। वहाँ की मार्केट के हिसाब से ही मार्केट रिसर्च की जाती है तथा प्रत्येक देश के लिए उस क्षेत्र के उत्पाद, मूल्य, वितरण और विकास के आधार पर नीतियाँ स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। प्रत्येक देश के विक्रय बल उसी देश के निवासी होते हैं। तो हर देश में जहाँ पे ऑफिसेज खोले हुए हैं वहाँ के हिसाब से ही काम करेंगे और जहाँ पे वो भी सेलिंग एक्टिविटीज़ की जाएंगी उस देश के ही निवासियों से करवाई जाएंगी, वो डोमेस्टिक कंट्री के निवासियों से नहीं कराई जाएंगी। थर्ड है क्षेत्रीय केंद्रित निर्धारण। क्षेत्रीय केंद्रित निर्धारण में संस्था एक क्षेत्र को एक बाजार की दृष्टि से देखती है। क्षेत्र मतलब जैसे कि मान लो हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम दिल्ली को एक क्षेत्र मान लें, इसी तरह अमेरिका की बात करें तो उसकी राजधानी को एक क्षेत्र मान लिया, इस तरह से कि हर क्षेत्र के लिए अलग अलग। तो उस क्षेत्र को एक बाजार की दृष्टि से देखती है और प्रबंधक उस क्षेत्र को संपूर्ण मानकर उसके लिए कार्यवाही करते हैं कि हमें जो काम करना है मतलब एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए ही करना है। तो विपणन अधिकारी उसी क्षेत्र के लिए आवश्यक होते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई भारतीय कंपनी उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार संधि के अंतर्गत देशों पर अपना ध्यान केंद्रित करती है तो वह क्षेत्रीय केंद्रित निर्धारण होगा, क्योंकि उत्तरी अमेरिका के लिए सारी नीतियाँ बनाई जा रही हैं, उसी के हिसाब से वो अपना ध्यान केंद्रित कर रही है और उसी के हिसाब से चल रही है। नेक्स्ट है भौगोलिक केंद्रित निर्धारण। इस निर्धारण में पूरे विश्व को एक बाजार के रूप में देखा जाता है। एक भौगोलिक केंद्रित कंपनी एक आदर्श विपणन विकसित करती है। वैश्विक बाजारों के लिए इसमें उत्पाद एक रूप होते हैं। तो भौगोलिक केंद्रित, जब भी केंद्रित वर्ड हो तो आपको क्या मानना है कि पूरा देश एक ही है, पूरा विश्व एक ही है। ठीक है, भौगोलिक केंद्रित यानी कि पूरे विश्व को, पूरे संसार को हमने एक माना है और उस हिसाब से हम विपणन कार्य करते हैं। वैश्विक बाजारों के लिए इसके उत्पाद एक रूप होते हैं। इस निर्धारण में विपणन नीतियों को विकसित करने के लिए एक वैश्विक व्यवहार को अपनाया जाता है। तो जो अपने देश में चलता है वही पूरे विश्व में भी चलता है। तो ये चैप्टर आज फिनिश हो